तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहला स्टेप हमारा होता है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तब वो एक बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन होता है और कई स्टेप्स में उसको सॉल्व किया जाता है। वो हमने सारे स्टेप्स इसके पहले के वीडियो में लिख रखे थे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना उसमें बताया जा चुका है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि गुडविल का जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है तो आखिर गुडविल क्या होती है, इसका वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं और जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उसको आखिर गुडविल के लिए अपना शेयर क्यों देना है। तो इन सारी चीज़ों में आपको सेटिस्फाई होना है जिससे कि आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी खूब अलर्ट होकर के इन बातों को समझिए और दिमाग में बैठा लिए। गुडविल कैसे हम लोग जानते हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल इज़ नोन एज नेम, फेम, रेपुटेशन, क्रेडिट वर्दीनेस, मार्केट स्टैंडिंग ऑफ ए पर्सन और फर्म। किसी भी एक पर्सन का जो बिज़नेस कर रहा है उसका मार्केट में कैसा नाम है, लोग उसको कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं और इनका पेमेंट का शेड्यूल बहुत अच्छा है, इनकी जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस हैं बड़े साफ़ सुथरे ट्रांजैक्शंस इनके रहते हैं और क्रेडिटर्स का पेमेंट ऑन टाइम करते हैं, बैंक के साथ इनकी डीलिंग, बैंक में कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता, इनकी चेक कभी बाउंस नहीं करती। तो ये सब चीज़ें जो मिल कर के हमारा नेम और फेम बनाते हैं। अगर हमारे कस्टमर से बिहेवियर अच्छा है तो होता क्या है, आप देखते हैं कि एक शॉप पे बड़ी लाइन लगी हुई है और एक शॉप उसी के पड़ोस में है बिल्कुल, वो खाली बैठे हुए हैं। तो रीज़न क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे केवल एक कारण होता है कि वो उस बिज़नेस को जो चलाने वाले लोग हैं उनका अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है। अब आजकल वैसे ही सेलिंग कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, अब मार्केटिंग कंसेप्ट आ चुका है। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें अपने कस्टमर्स को की जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनको बहुत अच्छे से समझ के उसको फुलफ़िल करना होता है और हम उसमें जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उतना ज़्यादा बिज़नेस हमारा ग्रो करता है। तो आखिर इस गुडविल का हमको बेनिफिट क्या मिलता है? इस गुडविल के बेनिफिट ये होते हैं कि हमको हमारा सप्लायर उधार गुड्स सप्लाई कर देता है, क्रेडिट पे सप्लाई कर देता है। हमें बैंक के पास अगर हमारा बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा है, बैंक में कभी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमारी चेक्स वगैरह के पेमेंट बहुत स्मूथली होते हैं, तो बैंक हमको हमारी क्रेडिट एक्सीड कर देती है, बैंक हमको ओवरड्राफ्ट देने के लिए तैयार होता है, बैंक हमको एलसी लिमिट दे देती है, बैंक हमको सीसी लिमिट दे देती है, लोन ईज़िली हमको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट हमको हमारी गुडविल का मिलता है। और आप गुडविल को समझ सकते हैं, गुडविल किसी की रेपुटेशन से रिलेटेड होता है, चाहे वो रेपुटेशन किसी इंडिविजुअल की हो या किसी फर्म की हो। तो ये चीज़ें सब मिल करके क्या बनती हैं? उसकी गुडविल बनती है, उसकी मार्केट स्टैंडिंग बनती है। तो इट इज़ अर्नड बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। ऑब्वियस है कि आखिर ये सब हम कैसे अर्न करते हैं? जब हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फुलफिलिंग पेमेंट ऑब्लिगेशंस, हमारे पेमेंट के जो ऑब्लिगेशंस हैं, पेमेंट की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको हम ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, और केयरफुल फॉर सोशल ऑब्लिगेशंस। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए भी बहुत केयरफुल रहती है तो इसका भी सोसाइटी में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और फर्म की रेपुटेशन या फर्म की गुडविल इससे प्रमोट होती है, इससे गुडविल बढ़ती है। लोग ऐसी फर्म को बहुत अच्छा मानते हैं कि देखिए ये सोशल ऑब्लिगेशंस भी फुलफ़िल कर रहे हैं, ये लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बड़ी स्कॉलरशिप देते हैं, ये बहुत सारा ट्री का प्लांटेशन करा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए भी, अगर हमारी फर्म या कोई इंडिविजुअल बड़ा अलर्ट है तो उसका भी बड़ा नेम फेम होता है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे टाटाज आर नोन फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब टाटा के प्रोडक्ट्स
मेन किस लिए जाने जाते हैं कि टाटा का प्रोडक्ट है तो बड़ा ड्यूरेबल होगा, मजबूत होगा, अच्छा चलेगा, इसमें कोई नॉर्मली कोई ऐसे फॉल्ट नहीं आने हैं। तो ये टाटा की स्टैंडिंग है, टाटा की रेपुटेशन है मार्केट में। ठीक इसी तरीके से जापान एंड साउथ कोरिया फॉर टेक्नोलॉजी। अब जापान और साउथ कोरिया को टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा मानते हैं कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स की फंक्शनिंग बड़ी स्मूथ है। ठीक इसी के अपोजिट आप चाइना के प्रोडक्ट की बात कर लीजिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट में इवन जो शॉपकीपर होता है वो गारंटी नहीं देता, कहता नहीं भाई ये चाइना का है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप अपनी रिस्क पे लीजिए। तो लोग परचेज़ तो करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन जो उसकी रेपुटेशन है वो रेपुटेशन की आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को कैसे लोग उसकी क्या रेपुटेशन है और जापान मेड के प्रोडक्ट्स की क्या रेपुटेशन है। तो यही जो रेपुटेशन है यही हमारी गुडविल बोली जाती है और ये हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की एक और साथ में एक हमको स्ट्रेंथ मिलती है उससे, या एक वो हमारी एसेट की तरीके काम करती है जिसमें कि हमारे फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी हम अपने बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट रखते हुए भी बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। सो दैट इज़ ओनली ड्यू टू गुडविल और रेपुटेशन ऑफ दैट फर्म। तो आगे देखते हैं। सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल पावर। तो आप लोगों को पता ही होगा गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। दैट गिव्स बूस्ट टू अवर अर्निंग कैपेसिटी। तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इससे बूस्ट मिलता है। अब नेचर ऑफ गुडविल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। अब होता क्या है, गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और नया पार्टनर कोई भी है वो किसी ऐसी फर्म में पार्टनर बनना चाहेगा जो एक प्रॉफिट अर्निंग फर्म हो, और अगर उस पर भी वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रही है, मार्केट स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो ऐसी फर्म के पार्टनर बनने के लिए लोग बहुत ही मन से तैयार रहते हैं। तो वो लोग फिर अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा गुडविल के लिए भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार होते हैं। तो आखिर हम लोग ये प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं, हम लोगों का मेन पर्पज़ यही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करें, फिर जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके प्रॉफिट शेयर के हिसाब से उसको बताएं कि भाई आपको इतना पैसा प्रीमियम का देना है, यानी एक्स्ट्रा पैसा इतना पे करना है रिगार्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कौन कौन सी गुडविल के लिए पैसे हमको मिलते हैं वो चीज़ें आपको समझनी है। तो नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है, नेचर ऑफ गुडविल देखिए, गुडविल का एक नेचर बोला जाता है कैट नेचर गुडविल, रैट नेचर गुडविल और डॉग नेचर गुडविल। ये बड़ा ही रिलेटेड है और इन्हीं जो नाम लिखे हुए हैं इन्हीं के नेचर के हिसाब से इस गुडविल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कैट नेचर, कैट का नेचर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कैट का नेचर ये होता है कि वो उसका एक पर्टिकुलर दायरा होता है मोहल्ले में या 8-10 घरों के बीच में, मालूम हुआ एक कैट आती जाती है, तो अब उसका एरिया कितना हुआ, एक लिमिटेड एरिया हो गया कि वो उस लिमिटेड एरिया उन लिमिटेड घरों में ही उसका मूवमेंट होता है। सो दैट इज़ कैट नेचर ऑफ गुडविल। अब गुडविल से इसका क्या रिलेशन है, गुडविल से इसका ये रिलेशन है जैसे जो स्पेशलाइज्ड मार्केट्स होती हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, कोई फ्रूट्स की मार्केट है, कोई वेजिटेबल मार्केट है, तो अब उस मार्केट की अपने आप में एक गुडविल होती है कि इस जगह पे अगर किसी को वेजिटेबल की शॉप खोलनी है, फ्रूट्स की शॉप खोलनी है या फिर उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप खोलनी है, तो अगर वो उस पर्टिकुलर मार्केट में उसको शॉप मिलती है तो उसकी पहले दिन से ही बिक्री चालू हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर्स का फुटफॉल उस मार्केट में होता है। तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलनी है, कोई मोबाइल की शॉप खोलना चाहता है, तो वो चाहता है कि अगर जो मोबाइल की मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स मूव करते हैं मोबाइल परचेज़ करने के पर्पज़ से, तो अगर वहाँ उसको शॉप मिल जाती है तो उसके लिए वो बहुत कोशिश करता है। तो वो ठीक है, उसने कोशिश की और उसको एक शॉप मिल भी गई, कोई खाली हो रही थी। तो जो शॉप का जो इस प्लेस का लैंडलॉर्ड है वो कहता है ठीक है, आपसे रेंट तो इतना पड़ेगा ही, लेकिन इसके अलावा आपसे हम एक मुश्त कुछ प्रीमियम लेंगे, 5 लाख रुपए लेंगे या 2 लाख रुपए लेंगे। तो वो कहेगा भाई ये किस बात का है, कहे ये गुडविल का है, ये इस प्लेस की रेपुटेशन का है
कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भाई ये एक्स्ट्रा पैसा दीजिए तो आपको हम ये शॉप देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो आप वो उस एक्स्ट्रा पैसे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? आप इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि मालूम है आपको कि आपकी शॉप अगर उस मार्केट प्लेस पे होगी, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस पे आपको अगर अपनी शॉप खोलने को मिल जाती है तो आप फर्स्ट डे से ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चालू कर देंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे कस्टमर्स मिलेगा। और अगर आप मान लिया आपने कहीं इंटीरियर में जहाँ पे और कोई नहीं है, आप कोई वेजिटेबल मार्केट में आप मोबाइल की शॉप खोले हुए हैं, तो निश्चित है आपको वहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी है जिसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए कोई कस्टमर घर से निकला है, तो वो उस मार्केट में जाता है जहाँ वो उसको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है और उसको बहुत सारी वैराइटीज़ मिलेंगी। तो ये उसकी चॉइस होती है। तो इस वजह से जो वहाँ की एक गुडविल बन जाती है उस मार्केट की, दैट नेचर ऑफ गुडविल इज़ कैट नेचर। क्योंकि कैट का भी जैसा नेचर होता है कि उसका एक स्पेशलाइज्ड, उसकी एक कुछ मोहल्ले का कुछ हिस्सा है या कुछ मोहल्ले का कुछ घर हैं जिनमें वो मूवमेंट करती है। तो वही बात गुडविल के केस में आ गई। तो इस टाइप की गुडविल के लिए भी लोग एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होते हैं। तो दैट इज़ कैट नेचर ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट आते हैं रैट नेचर ऑफ गुडविल। अब रैट नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है? रैट का नेचर क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर घर में रहता है। अब जो आपके यहाँ का रैट है वो इधर उधर नहीं भागेगा, दूसरे के घरों में नहीं जाएगा, वो आपके घर में ही रहता है। अगर आप किसी तरीके पकड़ के उसको आसपास कहीं छोड़ भी आए तो भी कुछ दिन में अगर आप उसको पहचान सकते हैं तो वो आपके घर में वापस आ जाएगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा। तो ये नेचर ऑफ गुडविल होता है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस इन मार्केट। इसकी गुडविल भी सेल होती है, इस गुडविल के लिए भी पैसे मिलते हैं। अब जैसे आपको बताएं, कोई मार्केट प्लेस में कहीं पे बाटा कंपनी की कोई शॉप है। अब वो बाटा कंपनी की शॉप वहाँ से हट रही है, कहीं वो लोग अपना बंद कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अगर किसी को फुटवियर की शॉप खोलनी है तो अगर वो चाहेगा कि उसको वो वाला प्लेस मिल जाए जहाँ पे बाटा कंपनी पहले थी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कस्टमर्स की नॉलेज में है कि बाटा कंपनी का प्लेस क्या है। कोई भी फुटवियर परचेज़ करने के लिए आता है तो उसको मालूम है कि वहाँ पे बाटा वाली शॉप है, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे अगर आपकी शॉप होगी, आपने लिबर्टी का शोरूम खोल दिया, तो आपको अपने आप वहाँ पे कस्टमर मिल जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स के लिए वो रिकग्नाइज्ड प्लेस है कि वहाँ पे फुटवियर की शॉप है। तो उस गुडविल का भी हमको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शॉप से रिलेटेड है, पर्टिकुलर कोई कॉर्नर से रिलेटेड है। तो ये बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो ये गुडविल कही जाती है रैट नेचर ऑफ गुडविल, जो एक स्पेसिफिक प्लेस इन द मार्केट से रिलेटेड होती है। और इसका जो ओनर होता है वो भी इसको ट्रांसफ़र करने में गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। और इसमें बेनिफिट आपको तभी होगा कि जब आप बाटा वाली शॉप पे आप अपना लिबर्टी का शोरूम खोलें, यानी प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, तभी आप उस प्लेस का बेनिफिट उठा पाते हो। अब उस जगह आपने बाटा वाली शॉप की जगह पे आपने रेडीमेड गारमेंट्स की कोई शॉप खोल दी, तो आपको जो फुटवियर वाला कस्टमर जो आपकी तरफ आता था, उस प्लेस पे आता था, वो कस्टमर वहाँ पे आकर के एकदम से देखेगा कि अरे यहाँ तो रेडीमेड गारमेंट की शॉप हो गई, यहाँ तो पहले फुटवियर बिकता था, बाटा कंपनी थी। तो वो कस्टमर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो खैर ये रैट नेचर है गुडविल का, जो एक स्पेसिफिक प्लेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आइए डॉग। डॉग का नेचर क्या होता है? डॉग बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है अपने मालिक के लिए। जो उसका मालिक है, जो उसका मास्टर है, उसके लिए वो बड़ा फेथफुल रहता है और पूरी स्वामी भक्ति रखता है। वो जहाँ जाएगा उसके साथ उसको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास कोई पेट डॉग था, आप उसको कहीं रिलेशन में अपने छोड़ते हैं, वो उसको बिल्कुल परेशानी होगी। लेकिन अगर आप कहीं पे भी हैं, आप चाहे जंगल में हैं या किसी दूसरे सिटी चले जाते हैं, वो आपके साथ बिल्कुल हैप्पी रहेगा। वो आपको छोड़ना पसंद नहीं करता, ना ही वो किसी दूसरे को अपना मास्टर मानता है।
तो यही गुडविल के साथ है। ये जनरली किस केस में होता है? जो पर्सनलाइज्ड गुडविल होती है। पर्सनलाइज्ड गुडविल के केस में ये डॉग नेचर ऑफ गुडविल होता है और जनरली ये गुडविल ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और इसके लिए लोगों को पैसे गुडविल के नहीं मिल पाते। अब जैसे आप अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हैं, आपको बड़े अच्छे लगते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी एक्टिंग देख के आपको बड़ा मज़ा आता है, तो उनकी उस तरीके की रेपुटेशन, गुडविल, उनका नेम फेम है। लेकिन आप क्या सेम टेम्परामेंट से अभिषेक बच्चन की फिल्म को देखने जाते हैं? कभी नहीं जाते। तो गुडविल इवन फादर अपने सन को नहीं ट्रांसफ़र कर पाया तो बाकी किसी को क्या ट्रांसफ़र करेगा? सो दिस इज़ पर्सनलाइज्ड गुडविल और इट्स नेचर इज़ डॉग नेचर। तो ये गुडविल उसी पर्सन के साथ बिल्कुल इनबिल्ट रहती है और वो चाहे जहाँ जाए आप उसी से सेटिस्फाई होते हैं जिस पर्टिकुलर उस पर्सन से आपने सर्विसेज ली हैं। जैसे बार्बर शॉप है, अब बार्बर शॉप पे आप किसी एक पर्टिकुलर बार्बर से अपना हेयर कट लेते हैं तो आप अपना फिक्स कर लेते हैं कि भाई इसी से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब चाहे वो शॉप छोड़ करके किसी और दूसरी शॉप पे चला जाए, कहीं चला जाए, आपकी कोशिश होती है कि उसके बारे में जाने कि वो कहाँ पे है तो हम उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज़ पर्सनलाइज्ड गुडविल एंड द नेचर ऑफ दिस गुडविल इज ऑफ डॉग नेचर। सो दिस गुडविल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र और इवन इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। तो जब ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो इसके भाई इस गुडविल के ओनर को इसके पैसे भी नहीं मिलते। तो ये चीज़ें थी गुडविल के केस में। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब दूसरी बात आई कि गुडविल को वैल्यू करने की आखिर नीड क्या है। तो देखिए नीड क्या है। Good image or reputation of a firm is due to the dedication of partners and the result of their effort is goodwill। ये तो सीधी बात है कि पार्टनर्स के जो अच्छे एफर्ट्स रहे, उनका डेडिकेशन रहा, उन्होंने मेहनत की, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया, अपने क्रेडिटर्स को ऑन टाइम पेमेंट किया, तो इन सब चीज़ों से उसकी जो रेपुटेशन बनी वो रेपुटेशन कैसी बनी? एक अच्छी रेपुटेशन बनी। तो यही सब की जो इन सब का जो आप वैल्यू करते हैं दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल इन मॉनेटरी टर्म्स। दे नीड दैट इट इज़ टू बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स सो दैट इट कैन बी चार्ज फ्रॉम न्यू पार्टनर। तो वो इसका वैल्यूएशन चाहते हैं कि मॉनेटरी टर्म में इसका वैल्यूएशन हो जाए जिससे कि जो नया पार्टनर है इससे कुछ गुडविल की वैल्यू को चार्ज किया जा सके। अब बात आती है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, गुडविल कैन नॉट बी एग्जैक्टली वैल्यूड। कोई भी गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मार्केट स्टैंडिंग है, इंटेंजिबल है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से गुडविल का आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकते, लेकिन उसका वैल्यू करने के कुछ मेथड्स दे रखे हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो उनका लिखा होता है कि भाई इन केस गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों ने ये पहले देखा ही कि गुडविल किन किन केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो जब आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो आप पार्टनरशिप डीड को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर उसमें क्या दिया है कि गुडविल कैसे वैल्यू होनी है। तो हमारे 3 मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, ध्यान से समझना इनको। तो पहला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट्स रहे उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे उसने बताया कि लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ये एक मल्टीप्लायर दिया होता है कि 3 ईयर ऑफ परचेज या 2 ईयर ऑफ परचेज, ये देखते हैं कि आखिर कितने टाइम में इस प्रॉफिट को वो अर्न कर पाएगा। तो वो 3, 2 ऐसे कुछ दिए होते हैं। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, इसमें नॉर्मल वर्ड लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट मान लिया लास्ट 4 ईयर्स का हमको एवरेज निकालना है, तो उस लास्ट 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट हैं वो सब कैसे होने चाहिए? वो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने वो प्रॉफिट अर्न किए हों। अगर कुछ उसमें एबनॉर्मलिटी है सो दैट इज़ टू बी न्यूट्रलाइज्ड। अब जैसे मान लिया उसमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स तो भाई नॉर्मल
कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, तो जब वो नहीं हुआ तो वो हमको हटा देना है। हमने कुछ उसमें ऐसे एक्सपेंसेस लिख रखे हैं कि लॉस ड्यू टू फायर। अब लॉस ड्यू टू फायर ये कोई हर साल तो होना नहीं है, तो ये हमारा एबनॉर्मल हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। तो ऐसे इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उन एबनॉर्मेलिटीज़ को न्यूट्रल कर देते हैं और उनका करेक्ट प्रॉफिट कर देते हैं। फिर एवरेज निकालोगे और उस जो भी एवरेज आएगा उस एवरेज को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट। अभी हम इसमें आपको एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, आगे एक एक मेथड पूरा डिस्क्राइब किया है, जिससे कि उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए गए हैं, जिससे कि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। तो दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा इसका नाम से ही क्लियर है कि जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, अगर कोई फर्म उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न लाती है तो वो कैसा प्रॉफिट हो जाता है? सुपर प्रॉफिट। अब ज़्यादा प्रॉफिट जो उसने अर्न किया उससे माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, तो जो बचता है वो सुपर प्रॉफिट। जैसे फिल्म स्टार और सुपर स्टार। तो सुपर स्टार तो स्टार्स तो सारे हैं, सारे एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल से हट के कुछ एक्टिंग करता है वो धीरे धीरे सुपर स्टार वाली कैटेगरी में आ जाता है कि वो हर तरीके के रोल में बड़ा सक्सेसफुल है, हर तरीके के रोल को बहुत ही एडेप्टिव हो जाता है और बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म करता है, तो दैट पर्सन बिकम्स सुपर स्टार। तो जो उसमें सुपर वाली चीज़ें आती हैं बस वो आपको यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट तो मार्केट में सारी फर्म कर रही हैं जो उसी नेचर ऑफ बिजनेस में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा गेन कर रहे हैं, तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा पोर्शन गेन किया दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट में भी जब हम ईयर ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल। फिर आइए, फिर देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम हमारा जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज करते हैं कि जैसे मान लिया हमारा इस साल का प्रॉफिट रहा 2 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे बिजनेस में 10%। तो आखिर 2 लाख अर्न करने के लिए हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए? ये 2 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ और इसको हमें कैपिटलाइज करना है, तो कैसे कैपिटलाइज होगा? इनटू 100/10। तो 2 लाख अर्न करने के लिए हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए थी 20 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल कैपिटल हमारे पास 15 लाख रुपए लगी हुई है, तो जो 5 लाख है ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल हुई। तो ये बात ध्यान से समझना कि कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये आ जाता है कि हमारी आखिर कैपिटल होनी कितनी चाहिए, और अगर एक्चुअल इन्वेस्टेड कैपिटल कम है सो जो डिफरेंस है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो देखें क्या है, गुडविल इन दिस केस इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होती हैं कि हमारी टोटल एसेट्स से जब आप आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को घटा देते हो तो नेट एसेट्स बचती हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा ही था कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो अगर आपने एसेट्स से लाइबिलिटीज़ को घटा दिया तो क्या बचता है? कैपिटल बचती है। तो वो हमारी एक्चुअल कैपिटल को किससे माइनस कर दिया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट से। सो the difference is the amount of goodwill. So in this way you can very easily calculate amount of goodwill under these methods. फिर अब हम लोग थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, या फिर इसको हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक इसका जो मेथड है इसको डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये वाले पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करिए और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी अच्छी आप अभी अंडरस्टैंडिंग रखोगे आपको आगे उतना ही आसान होगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग बच्चों लग जाइए अपनी अपनी खूब ढंग से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और इसको रिवाइज करिए, जिससे कि आपके दिमाग में इसके कंसेप्ट्स आ जाएं। थैंक यू।